देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती, महाराष्ट्र। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों सवाल हमारे इस सेगमेंट में हम कुछ नेताओं से कुछ सवाल करने जा रहे हैं और हर बार हम अलग अलग नेताओं से सवाल हमारे इस सेगमेंट में सवाल करते रहेंगे। दोस्तों, दर्शकों, श्रोताओं, सबसे पहले हम आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कभी भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे नहीं हैं और आज के तारीख में भी हम किसी भी राजनीतिक दल के 100% समर्थक नहीं हैं और आज के तारीख में भी हम किसी भी राजनीतिक दल के अधिकृत सदस्य नहीं है। और इसलिए जो भी नेता बार बार टिप्पणी करते हैं तो उस टिप्पणी के बारे में हम सवाल हमारे इस सेगमेंट में हम उठाते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो वहाँ दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष, एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है, उसे सत्ता पक्ष कहते हैं, और एक जो पक्ष होता है वो विरोध में बैठा है, उसे प्रतिपक्ष या विरोधी दल कहा जाता है। तो जो प्रतिपक्ष के जो मंत्री है, वो नेता है, उनसे सवाल करने का अधिकार प्रतिपक्ष के नेताओं को संविधान ने दिया है और प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के विधायक, प्रतिपक्ष के सांसद सत्ता पक्ष से हमेशा सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे सत्ता पक्ष से सवाल हमेशा उठा सकते हैं। वो उनका संवैधानिक अधिकार है। उसी प्रकार से सत्ता पक्ष में जो विधायक है, जो सांसद है, जो मंत्री है, वे भी प्रतिपक्ष के नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं। और स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों में सामाजिक मुद्दों पे और राजनीतिक मुद्दों पे और सुधार पे और समाज कल्याणकारी मुद्दों पे चर्चा होना, बहस होना और उसके ऊपर में टिप्पणी करना, यह बहुत बहुत जरूरी है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, हम इस देश के एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नागरिक है और हम एक पत्रकार है और इसलिए नेताओं से सवाल करने का हमें भी भारतीय संविधान ने ये अधिकार दिया है। अगर नेता कोई गलत निर्णय लेते हैं, उन पर हमें सवाल उठाने का अधिकार है। नेता अगर समाज हित में कोई निर्णय लेते हैं, हमें सवाल उठाने का अधिकार है। नेता या मंत्री अगर राष्ट्र हित के खिलाफ कोई निर्णय लेते हैं तो हमें सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन आज जो हम सवाल उठाने जा रहे हैं, तो कुछ नेता दूसरे दल के नेताओं पे टिप्पणी करते हैं, तो उसके बारे में आज हम इस सेगमेंट में सवाल उठाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में ही भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का एक टीवी पे हमने इंटरव्यू देखा और टीवी पे उन्होंने एक बात कही कि ममता बनर्जी जो बंगाल में चुनाव लड़ रही है, तो वो दो जगह से चुनाव लड़ रही है, एक बाबिनपुर और दूसरा नंदीग्राम, दो विधानसभा क्षेत्र से दो
विधानसभा मतदार संघ से उन्होंने नामांकन अर्ज दाखिल किया है। तो अमित शाह जी से जब पूछा गया कि ममता बनर्जी ने 2 जगह से चुनाव नामांकन का पर्चा क्यों भरा और वो 2 जगह से क्यों चुनाव लड़ रही है, आप इस पर अपनी टिप्पणी क्या देना चाहेंगे? तो अमित शाह जी ने कहा कि यदि ममता बनर्जी की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में है, यदि पश्चिम बंगाल के मतदाता उनसे बहुत प्यार करते हैं, यदि पश्चिम बंगाल से उन्हें विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है, यदि वे अपने विजय के प्रति इतनी आश्वस्त है, तो उनको 2 जगह से चुनाव का नामांकन अर्जी नहीं भरनी चाहिए थी और उन्होंने एक ही जगह से चुनाव लड़ना था। ये टिप्पणी की है हाल ही में ही टीवी के एक इंटरव्यू में अमित शाह जी ने। तो इस पे हम अमित शाह जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है और 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, उनकी हवा चल रही थी, नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर था और नरेंद्र मोदी की काफी लोकप्रियता थी और नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने वाला था लोकसभा चुनाव में सन 2014 में। तो 2014 में जब अपने विजय के प्रति नरेंद्र मोदी इतने आश्वस्त थे, यदि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलने की इतनी उन्हें गारंटी थी, तो फिर नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में लोकसभा चुनाव में गुजरात से वडोदरा से लोकसभा चुनाव का अर्ज क्यों भरा और उसी समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपना नामांकन अर्ज क्यों दाखिल किया, ये अमित शाह से हम पूछना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे 2014 में, उनको जीत की पूरी गारंटी थी, तो उन्होंने 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2 जगह से नामांकन अर्जी दाखिल की। लेकिन ममता बनर्जी ने अपना विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और बाबिनपुर 2 जगह से नामांकन अर्जी दाखिल की, तो अमित शाह को क्यों आपत्ति है, ये हम पूछना चाहते हैं। तो ये हमारा आज हमने अमित शाह जी से सवाल किया है। अब दूसरी बात, हम पश्चिम बंगाल के तरफ में मुड़ते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और तृणमूल कांग्रेस 291 जगह पे चुनाव लड़ने जा रही है। और यहाँ का जो चुनाव है, ये चुनाव 8 फेज में होने जा रहा है और ये चुनाव आप देखोगे तो 27 मार्च से ये चुनाव शुरू होने जा रहा है और इसका 8 फेज में चुनाव हो जाने के बाद इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आखिरी फेज है वो 29 अप्रैल को आखिरी फेज है और इसका जो निर्णय है, चुनाव का परिणाम है, वो 2 मई 2021 को आने वाले हैं। तो दोस्तों, 291 जगह पे तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों में से 50 जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी है, यानी 50 सीटों से पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव महिलाएं लड़ रही है। यानी भारत का जो संविधान कहता है कि महिलाओं को सत्ता में, राजनीति में अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये काम ममता बनर्जी ने किया है।
दूसरी बात, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज वहाँ बड़े पैमाने पे पश्चिम बंगाल में निवास करता है, तो 42 जगहों पे मुस्लिम कैंडिडेट को तृणमूल कांग्रेस ने खड़ा किया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद में जो शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति के जो लोग होते हैं वे 17 जगह से तृणमूल कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अनुसूचित जाति के 79 लोग तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस ने विशेष करके जनजाति के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और महिलाओं को पर्याप्त उसमें प्रतिनिधित्व दिया है। इसलिए ममता दीदी का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। हम भी 21-22 साल से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और हम खबरें पढ़ते रहते हैं, टीवी न्यूज चैनल पे हम खबरें सुनते भी हैं। लेकिन हमने आज तक ऐसा भारत का कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिस राजनीतिक दल ने विधानसभा चुनाव में 79 सीटें अनुसूचित जाति को दी होगी। और इसलिए यह बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का काम ममता दीदी कर रही है। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तरफ से हम ममता दीदी का अभिनंदन करते हैं और उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है या 26 नवंबर आता है या 26 जनवरी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं और संविधान के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन इस संविधान के अंदर में जो प्रावधान दिए हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए जो कानून बनाने चाहिए या जो लोगों को सत्ता में भागीदारी देनी चाहिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी अमल नहीं करती। तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से और वरिष्ठ नेताओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं। यदि आप संविधान को मानते हो, यदि आप संविधान का सम्मान करते हो, तो फिर आपने जो पश्चिम बंगाल है वहां पर आपने 79 सीटें अनुसूचित जाति के नुमाइंदों को क्यों नहीं दी? आपने माइनॉरिटी के मुस्लिम कैंडिडेट को 42 सीटें क्यों नहीं दी? अगर आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, फिर ये अनुसूचित जाति के और विशेष करके माइनॉरिटी के लोगों को इस पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में आपने पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया? ये हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा हमारा सवाल है, यदि अभी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, तो अगला जो भी विधानसभा का चुनाव अगर पश्चिम बंगाल का आज से 5 साल के बाद होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी 5 साल के बाद में अनुसूचित जाति के 79 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विधानसभा का टिकट देने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय के 42 लोगों को आने वाले 5 साल के बाद में क्या विधानसभा के चुनाव के टिकट देने जा रही है? यदि आप सबका साथ और सबका विकास करते हैं, तो जब चुनाव लड़ते हो तो उसमें भी जाति के अनुपात के हिसाब से उन्हें भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व आपके चुनाव के नुमाइंदों की जो सीटें हैं उसमें भी मिलनी चाहिए। और जब आप सत्ता में आते हो तो सत्ता में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी के लोगों को पर्याप्त उनकी हिस्सेदारी सरकार में होनी चाहिए। तो ये थे हमारे तीन सवाल। अभी आखिरी का हम सवाल इसमें करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से। आपने नाम सुना होगा, संबित पात्रा। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है और दूसरी बात ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हम बार बार इन्हें
बहुत सारे टीवी चैनलों पर हमने इनको सुना है और ये बहस करते करते आखिरी के पड़ाव में एकदम विवाद करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और कभी कभी भद्दी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग नेता है, तो उनके साथ सम्मान से अपने सवाल पूछने चाहिए, सम्मान से उनसे जवाब प्राप्त करने चाहिए। लेकिन ये हमेशा भद्दी टिप्पणी करते हैं। हमने उनको कई बार टीवी चैनल में हमने उनको सुना है और देखा भी है। अभी हाल ही में ही आज तक टीवी चैनल पे एक चर्चा हुई और उस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी उसमें हिस्सा उन्होंने लिया था और कांग्रेस के तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, ये उन्होंने कांग्रेस के तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लिया था। तो कभी कभी इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इन्हें तमीज के बारे में कुछ उनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाए या उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि जब भी हम टीवी चैनल में या हम किसी मंच पर या हम किसी चर्चा में या हम किसी डिबेट में जब भी हम विरोधियों के साथ में जब बातचीत करते हैं तो किस तरह से तहजीब से और तमीज से बात करनी चाहिए, इसका ट्रेनिंग देना बहुत बहुत जरूरी है और ऐसा ट्रेनिंग संबित पात्रा जी ने लेना चाहिए, ऐसा हमारा मशवरा है। क्योंकि अभी जो बहस चल रही थी तो उस बहस में संबित पात्रा जी ने डायरेक्टली अखिलेश प्रताप सिंह को दादाजी करके संबोधित किया और दादाजी किया तो किया। अभी संबित पात्रा जी तो कोई 18, उनकी उम्र तो कोई 18 साल की या 21 साल की नहीं है, अंदाजन कम से कम 50-55 साल के तो वो भी होंगे ही। लेकिन उनको चिढ़ाने के लिए दादाजी कह दिया, ठीक है। और उसके आगे जाकर उन्होंने कहा कि आप दादाजी हो, आप चिढ़िए मत, अगर आपको दादाजी मैं ना कहूं तो आपके बाल जो सफेद हुए हैं तो उसको आप बाल को डाई किया कीजिए और बालों को काला करते रहिए ताकि फिर मैं आपको दादाजी नहीं कहूंगा। यहाँ पर एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर वहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा चल रही थी, ऐसे समय उन्हें दादाजी कहना और बालों में डाई लगाना चाहिए, आप अपने बाल काले कर लीजिए, तो ये कोई तहजीब नहीं है। और इसलिए संबित पात्रा ने तहजीब सीखनी चाहिए। और एक उनसे हम सवाल करते हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके ऊपर में कोई भद्दी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आज कम से कम 70 के 80 के दरमियान उनकी उम्र है, 75, 72, 75 तो जरूर उनकी उम्र होगी, ऐसा हमें लगता है। उनके सर के बाल भी पूरे सफेद हो चुके हैं, दाढ़ी के बाल भी पूरे सफेद हो चुके हैं। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल संबित पात्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह के लिए किया कि आप उम्र दराज हो चुके हो और आप दादाजी लगते हो, इसलिए आप बाल काले कीजिए या बालों को डाई लगाते रहिए, तो क्या ऐसा मशवरा, बालों को काला करने का मशवरा क्या संबित पात्रा जी नरेंद्र मोदी को देंगे? यह हमारा चौथा सवाल संबित पात्रा जी को है। और संबित पात्रा जी को समझ लेना चाहिए कि हम जब चर्चा करते हैं तो हम किसी पार्टी के हो सकते हैं, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी भी अलग अलग हो सकती है, हमारे नेता अलग हो सकते हैं, हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध राजनीति में नहीं होना चाहिए। ऐसा मशवरा हम संबित पात्रा को देना चाहेंगे। और आखिरी हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आज से 15-20 साल के बाद में क्या संबित पात्रा के जो सर के बाल है क्या वो सफेद नहीं होंगे? और यदि वो आज से 15 साल के बाद में या आज से 20 साल के बाद में यदि उनके पूरे सर के बाल अगर सफेद हो गए तो क्या वो
अपनी उम्र छिपाने के लिए, या वो लोगों के लगे कि वो नौजवान है इसलिए क्या वो बालों में काला लगाएंगे या वो अपने बाल काले करेंगे, ये भी सवाल हम संबित पात्रा से कहना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ सवाल हमारे इस सेगमेंट में। तो दोस्तों, हर बार सवाल हमारे इस सेगमेंट में जो भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की बहस होती है, एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं या जनता से वादे करते हैं, लेकिन उस वादों को निभाते नहीं है। चुनाव के दौरान वादे करते हैं, उसके बाद में उनका जो एक जाहिरनामा मैनिफेस्टो होता है, जाहिरनामा होता है, उसमें वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा नहीं करते। कहीं पर दलित पर और आदिवासी जनजाति के लोगों पर, महिलाओं पे अत्याचार होते हैं और वहां की सरकार ठीक कदम नहीं उठाती, दोषियों को सजा नहीं मिलती, और कोई नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है, उसमें बाढ़ में घर बह जाते हैं और जीवित हानि हो जाती है, मनुष्य हानि हो जाती है और मवेशी मर जाते हैं, उनको सरकारें मदद नहीं करती। ऐसे तमाम जो सवाल होंगे तो हम हर सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हर नेता से, हर मंत्री से हम सवाल पूछते रहेंगे, सवाल हमारे इस सेगमेंट में। तो दोस्तों, आज सवाल हमारे यहाँ हम अपने संवाद को विराम देते हैं। अगली बार सवाल हमारे इस सेगमेंट में कुछ और नए सवालों के साथ और नए नेताओं से हम सवाल करेंगे। अब आप एडवोकेट सुधीरेश तायडे को इजाजत दीजिए। अब हम एडवोकेट सुधीरेश तायडे आपकी इजाजत लेते हैं। अगली बार सवाल हमारे इस सेगमेंट में हम आपसे फिर रूबरू होंगे नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। धन्यवाद। जलीक आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चैनल कहते हैं।